In this question, a thin rod of mass small m is welded on inner surface of a thin cylindrical shell of mass capital M, where mass of the cylindrical shell is much greater than the mass of the thin rod and radius capital R parallel to the axis of the cylinder. The composite body thus formed is placed on a horizontal floor. When disturbed slightly from the equilibrium as shown, it undergoes small amplitude oscillations without sliding on the floor. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशंस। तो इसमें एक तो जो इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में यूज़ करनी है वो ये कि जो सिलेंड्रिकल शेल उसका मास बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द थिन रॉड, और इसका बेनिफिट हम किस तरीके से यहाँ पे लेंगे इस अप्रोक्सीमेशन का। तो ऑब्वियस है कि जो सिलेंड्रिकल शेल है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और इसका सेंटर ऑफ मास इसके पॉइंट पर ही होगा और सेंटर ऑफ मास इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं पर होगा यहाँ पे। लेकिन अंडर दिस अप्रोक्सीमेशन की जो ये शेल है इस शेल का मास बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसका मास, तो अप्रोक्सीमेटली वी कैन ट्रीट दैट कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली अभी भी यहीं पर ही है, जहाँ पर सिलेंड्रिकल शेल का सेंटर ऑफ मास है वहीं पे सेंटर ऑफ मास अभी भी लाई कर रहा है क्योंकि इसका मास बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है, इस अप्रोक्सीमेशन का इस क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू यूज़, इसका यूज़ हम करने वाले हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको कि सेंटर ऑफ मास को अभी भी हम इसी लोकेशन पे अज्यूम करेंगे, उससे हमें कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कतें भी नहीं आएंगी और जो अप्रोक्सीमेशन है हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद में इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगी पहले उसको देख लेते हैं, फिर उससे इसको डिस्प्लेस करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो सपोज़ यहाँ पर ये तो ऑब्वियस है कि इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी उसमें ये जो रॉड है या फिर ये जो मास है वो यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे होना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी जाने की इसकी टेंडेंसी क्रिएट नहीं होगी, कोई टॉर्क वगैरह लगेगा नहीं इस पर। तो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम सिचुएशन और पोजीशन। अब उसके बाद में इसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन, तो सपोज़ अगर मान लीजिए यहाँ पे ये क्लॉकवाइज रोटेट करता हुआ इधर आगे निकल गया तो ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। तो जब ये इधर जा रहा होगा तो इस तरीके की डिस्प्लेस्ड लोकेशंस होंगी, और जब ये इधर आ रहा होगा तो इस तरह से रोटेट करता हुआ अगर मैंने इसको इधर ला करके रखा, इधर डिस्प्लेस किया, तो फिर उस केस में सिचुएशन फिर कुछ उस तरीके की होगी। तो किसी भी एक सिचुएशन के लिए हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे और उससे इसका जो भी टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज़ इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और यहाँ पर सपोज़ ये स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है जिसमें ये जो मास है वो मास एक तरीके से इसको जो मिलाने वाली लाइन है वो इस वर्टिकल लाइन के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। यहाँ पे दोनों लाइनें कोइंसाइड हो रही थी। दिस थीटा इज़ ए वेरी स्मॉल एंगल, थीटा वेरी स्मॉल। अब ऑब्वियस है कि रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग फोर्सेज होने चाहिए जो कि इसको वापस इधर लेकर के आएँ। तो देखते हैं किस तरीके से फोर्सेज यहाँ पर लग रहे हैं। तो एक तो हो रहा है यहाँ पर mg, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये भी टॉर्क देख रहा हूँ यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और किधर की तरफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पर ये। तो इट विल प्रोड्यूस द टॉर्क इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस अल्फा। और ऑब्वियस है कि सेंटर का एक्सेलरेशन इधर की तरफ होना चाहिए तभी वो वापस इधर की तरफ आ सकता है। तो ये जो सेंटर या सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि सेंटर ऑफ मास को हम उसी लोकेशन पे लेके चलेंगे अभी भी। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, लेकिन ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन कर सकता है? अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इस पूरे सिस्टम पे कहीं कोई लग नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से फ्रिक्शन को आना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। और कोई स्लिपिंग यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे स्लिपिंग या स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो इसके वजह से इसका एक्सेलरेशन ए इन दिस डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और अल्फ़ा आर की वजह से ये इधर की तरफ होगा, और ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आर हो जाना चाहिए फॉर प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का केस जो हमें यहाँ पर दिया गया। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग विदाउट स्लाइडिंग कंडीशन। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो टॉर्क मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास दिस इज़ इक्वल टू, अब किसका टॉर्क यहाँ पर आएगा? तो टॉर्क यहाँ पर, अब सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लिखोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। एक तो नॉर्मल वगैरह सब यहीं से पास हो जाएंगे, जो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा होगा। mg यहीं से पास हो जाएगा इसके mg की वजह से स्लाइट टॉर्क यहाँ पर आ रहा होगा इसमें, तो उस टॉर्क को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो दिस इज़ mg, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा r sin थीटा। तो mg इंटू r sin थीटा, दिस इज़ the torque produced about center of mass
जो इसको अगेन वापस लेकर के आ रही है यहाँ पे। अब जो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास है अभी फ्रिक्शन का टॉर्क मेरे को लिखना बाकी रह गया यहाँ पे। तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क यहाँ पे आएगा। फ्रिक्शन का टॉर्क किस तरीके का आएगा यहाँ पे, तो फ्रिक्शन का टॉर्क इज क्लॉकवाइज, तो दिस इज माइनस एफ इंटू दिस कैपिटल आर। तो फ्रिक्शन का इतना टॉर्क है। तो फ्रिक्शन की वजह से मेरे को एक और इक्वेशन यहाँ लिखनी पड़ेगी, तो मैं नेट फोर्स की इक्वेशन लिख देता हूँ, नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये एफ हो जाएगा, और एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। तो मास को मैं यहीं पर एक बार अगर कंसनट्रेटेड मान लूँ तो m प्लस एम इंटू ए, तो इसको आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो इट विल बिकम एम जी आर साइन थीटा, और जो a है उस a की जगह पे मैं अल्फा इंटू आर पुट कर देता हूँ, एक आर पहले से यहाँ पर है, तो m प्लस एम इट विल बिकम अल्फा आर स्क्वायर। अब क्योंकि अल्फा यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर आ रही है, तो मैं टॉर्क को यहाँ पर लिख लेता हूँ आई सेम इंटू अल्फा। तो टॉर्क कैन बी रिटन एज आई सेम इंटू अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो आई यहाँ पर होगा, आई सी एम, दिस कैन बी रिटन एज, तो एक तो इसी का हो जाएगा कैपिटल एम आर स्क्वायर, और एक इसका हो जाएगा स्मॉल एम आर स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इट विल बी एम प्लस एम अल्फा आर स्क्वायर बन जाएगा। और इस वाले को भी आप इधर ले आओ, तो ऐसी टर्म ये वाली भी है, तो इधर जब आएगा तो एक तरीके से ये ट्वाइस हो गया, दिस ट्वाइस इज इक्वल टू एम जी आर साइन थीटा। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, साइन थीटा को थीटा लिख लो, और एक आर भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो एम जी इंटू थीटा। जो अल्फ़ा है वो यहाँ पर एक तरीके से थीटा के प्रोपोर्शनल आ चुका है, और डायरेक्शन वगैरह हमने यहाँ पर देख रखा है कि ये रिस्टोरिंग टाइप का ही है। तो दिस इज़ एम जी डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम प्लस एम इंटू आर इंटू थीटा। m प्लस एम जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो स्मॉल m को, क्योंकि स्मॉल m कैपिटल m के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो यू कैन नेगलेक्ट दिस टर्म। तो उससे यहाँ पर ये बन जाएगा एम जी डिवाइड बाई 2 कैपिटल M इंटू आर इंटू थीटा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि जब आपने यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सब कुछ लिखा है, फ्रिक्शन का टॉर्क वगैरह जो भी आपने यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू जो भी आपने यहाँ पर लिखी है, उसमें ही आप यहाँ पर इसको नेगलेक्ट कर सकते थे डायरेक्टली। तो वो नेगलेक्ट करके डायरेक्टली फिर आप यहीं पर पहुंच जाते। आपको यहाँ पे नेगलेक्ट करने के बजाय पहले नेगलेक्ट कर देते अगर, तो डायरेक्टली आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाता। एनीवेज इसके बाद में ये जो क्वांटिटी है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा फिर हो जाएगा अंडर रूट एम जी डिवाइड बाई 2 एम आर, और इससे जो टाइम पीरियड बनता है वो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, एंड दिस विल बिकम 2 पाई 2 एम आर डिवाइडेड बाय स्मॉल एम जी। तो ये इसका टाइम पीरियड का यहाँ पर ये आंसर हो गया। अब इस आंसर को लाने के दूसरा तरीका यहाँ पर ये भी है कि आप चाहो तो इसमें जो टॉर्क है वो टॉर्क डायरेक्टली आप इसके अबाउट लिख लो, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो इसके अबाउट भी आप डायरेक्टली लिख करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क यहाँ पे ले लूँ, तो टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन दिस इज इक्वल टू आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन इंटू अल्फा। तो टॉर्क इसके अबाउट जब लिखेंगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आएगा, सिर्फ एम जी का टॉर्क आएगा। तो एम जी और फिर अगेन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दिस विल बी आर साइन थीटा, तो एम जी इंटू आर साइन थीटा। और इसके अबाउट जब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखोगे, तो मैं डायरेक्टली ऐसा करता हूँ कि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को नेगलेक्ट कर देता हूँ और सिर्फ इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखूंगा। तो इस एक्सिस के अबाउट लिखने के लिए मेरे को पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू आप डायरेक्टली फिर यहीं से पता कर सकते हो। तो अल्फ़ा ये साइन थीटा को आप थीटा लिख लो, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एम जी डिवाइडेड बाय 2 एम आर। तो आप देख सकते हो जो अल्फ़ा हमने यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू इतना थीटा हो गया, जो अल्फ़ा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था वही अल्फ़ा डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है, उससे फिर आपको वही टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशंस को मैंने बिल्कुल पहले यहाँ पे यूज़ कर लिया। आप भी अगर यहाँ पर पहले इस मेथड में भी अगर पहले यूज़ कर लिया था तो यहाँ पर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती।